वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? यस, गुड मॉर्निंग जैद। यस, गुड मॉर्निंग महेंद्र। गुड मॉर्निंग बेटा। अमन, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो अमन, अभी जस्ट आई एम गोइंग टू बिगिन द क्लास। सही टाइम पे तुम ज्वाइन हुए हो। अंकाश, गुड मॉर्निंग। नवीन कुमार, आयुषी, गुड मॉर्निंग बेटा। अमिता, यस, पिछले 4-5 दिनों से यहाँ थोड़ा बारिश ज़्यादा हो रही है। और वेदर भी कुछ यहाँ का जो है आ, हल्का हल्का प्यारा प्यारा सा और बारिश वाला वेदर है। तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आई वॉज नॉट वेल फॉर लास्ट 4-5 डेज। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, परफेक्टली फाइन हूँ। और यस, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। सो यस, चलो कमन कमन कमन, सभी लंबी सांस लो। एक लंबी सांस लो बेटा। सर, चने वाला सॉन्ग गा दीजिए। अच्छा, चने वाला है ना, हरभरे वाला? तो यस यस यस, आज जरूर गाएंगे। आ, अनकन, जरूर जरूर। हिमांशी, गुड मॉर्निंग बेटा। एक 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 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, जस्ट मिनट। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बताइए वासु, गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे ये बताइए सब, यहाँ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने जीएसटी के सभी लेक्चर्स खत्म कर दिए हैं? सभी लेक्चर्स खत्म कर दिए, बोलिए बेटा। अरे बोलो नालायको फटाफट, कि किसने यहाँ पे सभी लेक्चर्स खत्म कर दिए, जीएसटी कस्टम्स दोनों के मिला के। आज तो मैं नो डाउट आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान दूंगा, और आपने कैसे पढ़ना चाहिए ये भी बताऊंगा। नहीं, और YouTube से वीडियोस रिमूव नहीं किए बेटा। एक्चुअली ये हुआ है कि किसी ने हैक कर लिया था YouTube। और पिछले 12 दिनों से हम कंटिन्यूस YouTube को फॉलो अप कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और यस, एट लास्ट फिर से एक्टिवेट हुआ है YouTube। तो सभी वीडियोस ग्रेजुअली डाल दिए जाएंगे उसके ऊपर। वेरी गुड वासु। ठीक है, नवीन कुमार, कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। ना, आपका ये कहना है। अरे यार, ओके पीयूष, स्मार्ट तो लग रहा हूँ, स्मार्ट हूँ। लेकिन हाँ, मेरे से ज्यादा स्मार्ट आप हो, और आपको स्मार्ट स्टडी करना है। वी स्मार्ट। ठीक है। अच्छा चलिए, आपको मैं आपका ऑनेस्ट व्यू चाहता हूँ कि कैसे लगा आपको जीएसटी के सेशंस, यहाँ पे प्लस कस्टम्स के सेशंस। अगर आप यहाँ पे अपना ऑनेस्ट फीडबैक दोगे तो डेफिनेटली उसको जो भी है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, आपको जो है आपको किस तरह से लगे, सो दैट कि वो फीडबैक जो है मैं डेफिनेटली ध्यान रखूंगा। और नेक्स्ट सेशन के टाइम जो है, यस, आपके फीडबैक डेफिनेटली कंसिडर करूंगा। मेरे आगे क्या है? नहीं बेटा महेंद्र, ओल्ड एफटीपी लेक्चर्स और न्यू में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। आपने अगर पुराने ओल्ड एफटीपी लेक्चर्स कर लिए होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बिंदास आप वो अच्छे से कर सकते हो। अब नए एफटीपी लेक्चर्स में 1 तारीख को प्लान कर रहा हूँ, 2 लेक्चर्स लगेंगे, 1 अगस्त और 2 अगस्त को प्लान कर रहा हूँ, जो मैं लाइव सेशन होगा यूट्यूब पे। आपको करना होगा तो मेरे साथ फिर से रिवीजन कर लेना, स्पेशली पहला लेक्चर जिसमें मैं सभी स्कीम ले लेता हूँ। पर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास आप कर सकते हो, और यस, उस पर अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। Ankan sir, truly your session are best among the tuitions I have taken. Thank you बेटा, थैंक यू पीयूष। हाँ, एक बात कह दूं, जैसे यहाँ प्रीति का एक क्वेश्चन है, सर बुक्स कब आएंगे, थर्ड शिपमेंट। मैंने टेलीग्राम चैनल में कल एक मैसेज दिया। जैसा अभी कैसा था कि बच्चों की एग्ज़ाम थी, अब जैसा मैं आपको प्रैक्टिकल जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो बताता हूँ कि अभी 19 को पेपर था, तो बच्चों के कंटिन्यूस व्हाट्सअप, तो वो व्हाट्सअप पे मेरा ध्यान था क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम मेरे कुछ कमिटमेंट होते हैं। वो टाइम स्टूडेंट सब वेट करते हैं कि सर हाँ आंसर देंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था अलॉन्ग विथ माय टीम कि उनके व्हाट्सएप के क्वेश्चंस, जितने भी उनके डाउट्स हैं मैं हैंडल करूं, एज वेल एज उनका स्टडी प्लान कैसे होगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्हें पढ़ना चाहिए, उस पर मेरा वर्क चालू था। उसके बाद में थोड़ी बहुत मेरी यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपका क्वेश्चन अपडेशन रह गया। कल ही मैंने कंप्लीट कर लिया और पूरा जॉब प्रिंटिंग को गया है। 30th को पूरा क्वेश्चन, पूरा शिपमेंट यहाँ डिस्पैच हो जाएगा और यस आपको मिल जाएगा। फिर बचा हुआ क्वेश्चन या डिस्कशन हम डेली 1 आवर स्टार्ट करेंगे, मैं आपके साथ डेली लाइव 1 आवर कनेक्ट होगा और हम यहाँ बचा हुआ क्वेश्चन या डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जब भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि वो सेव भी रहेंगे लेक्चर्स, तो जब भी आपको पढ़ना है देखना है आप देख सकते हो। थेरी थोड़ा है बेटा बोरिंग, पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, स्पेशली जो लास्ट टॉपिक है, जो भी स्टूडेंट्स ने लास्ट टॉपिक कर लिए है, थेरी डिस्कशन किया है, ठीक है बोरिंग हुआ होगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ क्या, तो अनकन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब मेरे जो रिवीजन वीडियोस डाले उसके ऊपर वो एक बार देख लेना, रियली आप एंजॉय करोगे, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने हर कंसेप्ट को समझने के बाद उसके रिविजनरी वीडियोस, उसके चार्ट्स जब आप देखोगे ना, तो आप रियली बहुत एंजॉय करोगे, वो लास्ट टॉपिक्स आपके फेवरेट हो जाएंगे। अभी जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया ना बेटा, तो उनको वो जो लास्ट टॉपिक की रिवीजन थी, एक मैंने बूस्टर रिवीजन डाला था, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वैसे तो मैंने दी है पर टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, और एक शॉर्ट रिवीजन 10-15 मिनट्स का, लेकिन जो बूस्टर रिवीजन मैंने डाला था वो डेफिनेटली आपको बहुत काम आएगी। थैंक यू जैद। भावेश का एक क्वेश्चन, भावेश सर लेक्चर मस्त है, थैंक यू भावेश। उसके बाद में जैद, आईडीटी अब आसान लगता है, वेरी गुड बेटा। सर आईसीआई के स्टैट अपडेट में डेट ऑफ स्कीम चार्ज हुई है, पुराने लेक्चर के टाइम पुराने लेक्चर्स के टाइम 31 मार्च थी। अब थोड़ा वासु क्लियर करो, मुझे समझ में नहीं आया है। आयुषी सर मज़ा आ गया आपकी क्लास, थैंक यू। और थेरी नहीं थी, बोर थी, लेकिन रिवाइज करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अमन, ऑल क्लासेस वे परफेक्ट बट ज्वाइनिंग ऑफ मेनी क्लिप्स इन अ क्लासेस कॉज सम डिस्टर्बेंस, बट सर यू आर अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। अमन, कैसा है कि इस बार की जो सेशंस मैंने रिकॉर्ड की है वो अलग अलग फेज़ में रिकॉर्ड किया है, मतलब सुबह दोपहर को मॉर्निंग में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ मेरे साथ कनेक्ट होते थे, और अलग अलग सेशंस पे रिकॉर्ड किए। तो हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी कंटिन्यूटी उसमें डिस्टर्ब हुई होगी, क्योंकि वो सब ज्वाइन करते वक्त, एडिटिंग करते वक्त मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई होगी। पर यस, कोशिश पूरी की है कि आपको सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाया जाए। उसके बाद में श्रवण, वी स्मार्ट इज एवरीथिंग, देयर क्लासेस आर ओसम, थैंक यू बेटा। रक्षित, आई लर्न स्पेशली द खिचड़ी बुक कंसेप्ट इन कस्टम, यू शुड ऑल्सो मेक दैट इन जीएसटी। यस यस बेटा रक्षित, मैं जीएसटी में भी हम करेंगे उसको, पर जीएसटी में कैसा होता है बेटा, थोड़ा बहुत कस्टम्स आपके लिए नया होता है। इंटर में आप ऑलरेडी जीएसटी कर लेते हो, तो मेरा जीएसटी में अप्रोच ये होता है कि जो आपने इंटर में किया है
आईपीसी में किया है तो उसको एक और एडवांस लेवल पे लेके जाना। तो जो नए टॉपिक होते हैं उसमें खिचड़ी बुक ना बड़ी काम आती है, पर जो एडवांस लेवल पे लेके जाना है वहाँ तो हम चार्ट्स निकालते ही है, वहाँ डायग्राम्स निकालते ही है, आप उसके फोटोग्राफ्स निकाल के लिखते ही हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो वो लिमिटेड टाइम में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। पर डेफिनेटली आपका ये सजेशन मैं नेक्स्ट जब भी बैच लूँगा तो आप जरूर ध्यान रखूँगा। थैंक यू फॉर दैट। यस, your dialogue is too good. No butt only cut to cut. Thank you, Piyush. Vasu, classes were best. Felt very connected with you. Completed my syllabus along with you. आई लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ो। एक टीचर की बड़ी एसेट ये होती है कि आपको अबो 80 मार्क्स मिल जाए। अगर उसका स्टूडेंट अबो 80 मार्क्स ले तो इस बार 80 पार। बेटा ऐसा समझ लो आपने मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। तो अच्छे से पढ़ना, टारगेट अबो 80 रखना बस, ठीक है। तो आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, यही समझूंगा। यस, एफटीपी के शॉर्ट रिवीजन वीडियो बनाओगा बेटा, अगस्त में मिल जाएंगे। एफटीपी के शॉर्ट रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे। पहले मैं रेगुलर सेशन ले लूँगा 1 और 2 अगस्त, जिसका मैसेज मैं टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, और शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी मैं बना लूँगा बेटा यहाँ पे। बूस्टर बुक सेपरेटली अवेलेबल होगी फॉर सेल, क्योंकि चार्ट्स ही बूस्टर बुक है। थोड़ा प्रॉपर मैनर में अरेंज किया हुआ है, तो आपको मैं चार्ट्स देने वाला वही बूस्टर बुक है। और मैंने चार्ट बुक तो आपको दे दी है, सॉरी चार्ट बुक भी आपको आ जाएगी। बूस्टर बुक अगर आपको लेना है तो आपको बाय करना पड़ेगा। हाँ, एफटीपी की डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो गई है, पर एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वासु। पर हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी डेट अपडेट हुई है। आयुष का कहना है सुपर 35 लेक्चर्स आर ऑसम। यस बेटा, दोनों भी लेक्चर्स एग्जाम के हिसाब से बनाए हैं, पर रेगुलर लेक्चर का अपना जो है एक अलग ही ऑरा है। रेगुलर लेक्चर्स में हर चीज़ रिवाइज होती है, केस स्टडी डिस्कस होती है बहुत सारा, और सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड होता है। हाँ अनकन, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, और डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा कि कल से नहीं, 1-2 दिन बाद ऑडियो सेशंस, ध्यान से सुनिएगा, 1-2 दिन बाद बेटा ऑडियो सेशंस जो है, मैं डेफिनेटली आपको ये ऑडियो सेशंस डेली रिवीजन बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए, कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल बिजी है, बहुत पैक हूँ बेटा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस भी होता है, कंसल्टेंसी भी होता है, इंटर फाइनल, फिर 1 डे बिफोर एग्जाम, फिर अमेंडमेंट अपडेट्स। आपको पता है जीएसटी सब्जेक्ट कैसा है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दूंगा, कोशिश करूँगा। यस, चलिए अब दोस्तों मैंने आपके डाउट्स और क्वेश्चंस ले लिए हैं। मैं अब आता हूँ हमारे स्टडी प्लान पे, ठीक है, कि हमारा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो थोड़ा अपनी सभी बुक्स जो है जीएसटी की और कस्टम्स की रेगुलर मॉड्यूल सामने रखो। मैं आपको यहाँ पे पूरा आपका स्टडी प्लान आईडीटी का यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और आप अगर वो फॉलो करोगे तो अब वो 80 जाओगे बेटा। यस, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ है। मैं आपको टीचर, मैं अपने आप को ये कहूँगा कि टीचर से ज़्यादा मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। तो ये बड़ा भाई आपके साथ है, और यस, जो प्लान मैं दे रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो, और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो, उस तरह से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। और यस बेटा, मैं आपके साथ हूँ एग्ज़ाम तक, हर रिवीजन ऑडियो वीडियो एज वेल एज जो मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है अमेंडमेंट्स वगैरह रिलेटेड, मैं डेफिनेटली यहाँ पे करूँगा। यस, चलिए तो हम स्टार्ट करें। हाँ बेटा, ये एड्रेस करना चाहूँगा। पीयूष ने कहा कि सर आपकी व्हाट्सअप रिप्लाई की जो पीयूष स्पेशली योर व्हाट्सअप क्यूरी फैसिलिटी इज़ वेरी गुड एंड फास्ट, ट्रूली लाइक इट। कोशिश तो पूरी है बेटा, क्योंकि आप मेरे से लाइव में कनेक्टेड नहीं हो, फेस टू फेस कनेक्टेड नहीं हो, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमें हमारे जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पर यस,
कोशिश तो मैं पूरी करूँगा। अगर एक दो दिन लेट भी हो जाए, थोड़ा पेशेंस रखना, डेफिनेटली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। आर यू रेडी? हाउस द जोश? चलिए चलिए चलिए। तो यस, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, अपनी सभी रेगुलर बुक जो है ओपन करके रखिए। तो अब यहाँ जीएसटी में आपके सामने ये जो है, मैंने इंडेक्स ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, चलिए। तो ये बेटा, आप देख रहे हो फटाफट, तो ये आपका इंडेक्स है। कभी देखा आपने ये इंडेक्स कि डायरेक्ट चैप्टर पे स्टार्ट किया? अरे बताओ नालायको, देखा है ये इंडेक्स? चलिए, ये इंडेक्स पे अगर आप आओगे तो ये इंडेक्स पे पहले तो मैंने, अगर आप यहाँ पे चैप्टर, हर चैप्टर में मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये 4, ये 1, आगे 2 3 मिलेगा। तो ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ बेटा, ये कैटेगराइजेशन है। अब ये क्या है? जैसे इंस्टीट्यूट ने आईसीएआई की वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है, बीओएस में जाओगे, फाइनल में जाओगे, तो आपको वो दिखेगा कि यस, इंस्टीट्यूट ने वेटेज ऑफ मार्क्स दिए हैं, और टॉपिक्स को कैटेगराइज करके इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि जब भी हम एग्ज़ाम लेंगे तो हर टॉपिक को कैसा यहाँ पे वेटेज रहेगा, और उन्होंने कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अपना, अब यहाँ हमने जो रेगुलर मटेरियल में लिया हुआ है, वो रेगुलर मटेरियल में भी मैंने इंस्टीट्यूट के हिसाब से चैप्टर्स का कैटेगराइजेशन किया है। अब यहाँ पे अगर मैं पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी जो कह रहा हूँ, अगर मैं ये 4 लिख रहा हूँ, तो ये प्रायोरिटी 4 नहीं है, ये उसका कैटेगराइजेशन है। चैप्टर को मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर का ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एग्जाम जब यहाँ एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को कितना वेटेज है, यहाँ पे जो कैटेगरी 1 में आते हैं, जो कैटेगरी 2 में आते हैं, जो कैटेगरी 3 में आते थे, इन सबको कितना वेटेज दिया हुआ है, हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम कर लो, आप मेरे साथ जो है हर चैप्टर की कैटेगरी फिक्स कर लो। पर मैं ये कह देता हूँ, ये जो कैटेगरी है ये जस्ट ग्रुपिंग है, ये प्रायोरिटीज नहीं है। हम प्रायोरिटीज बाद में डिसाइड करेंगे। आपने पढ़ना कैसे चाहिए, हमारा क्लास होने के बाद आपका क्या रिसोर्स मटेरियल होना चाहिए, हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप मेरे साथ लिखते जाइए। जैसा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसको जो हमारा पहला चैप्टर था, कैटेगरी 4 लिखो। आप फटाफट मेरे साथ लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद में चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी लॉ, ये कैटेगरी 1 में आएगा। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन लेवी, ये तीनों भी कैटेगरी 1 में डाल दो, तीनों भी कैटेगरी 1 में डाल दो। उसके बाद में अगर हम देखें टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो इसको भी कैटेगरी 1 में डाल दो। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, इसको कैटेगरी 2 में डालो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैटेगरी 1 में डालना। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैटेगरी 1 में डालना। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 2, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 2। एग्जम्पशन, ये कैटेगरी 1 में डालो।
उसके बाद में आईजीएसटी एक्ट, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, वो कैटेगरी 1 में डालिएगा। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट 2, रिटर्न 2, जॉब वर्क 2, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स इवेबल 2, असेसमेंट ऑडिट 4, नहीं मैं सबका स्टडी प्लान दूंगा बेटा, पूरे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स जो आपको सीए में, अगर दोनों ग्रुप आप हैंडल कर रहे हो तो आपका स्टडी प्लान कैसे होगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। पहले हम आईडीटी का कंप्लीट कर लेते हैं और फिर सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपने अगर आप नवंबर अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपने किस तरह से प्लान बनाना चाहिए ये आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ रक्षित। बेटा चैप्टर इधर उधर होगे तो इट्स ओके, पर आप टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, जॉब वर्क हो गया, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स इवेबल लिखते जाओ, असेसमेंट एंड ऑडिट फॉर एडवांस रूलिंग 3, डिमांड रिकवरी 3। आप टॉपिक्स के हिसाब से कैटेगराइजेशन करना। चैप्टर नंबर शायद इधर उधर हो सकते हैं, किसी ने मुझे अभी कहा। ओके, तो आयुष बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बेटा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद में डिमांड एंड रिकवरी आप देते। एक मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम आया है। जस्ट बेटा 45 मिनट चलेगा ये सेशन, इसमें हम कवर कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, रिफंड पर ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन आपको एक नया अप्रोच देगा ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ भाई ये जो है बाद में देख लेना, हो सके तो मेरे साथ देख लेना, क्योंकि रियली आपको कहता हूँ कि जो भी आज मैं बताऊंगा ये आपको सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए इसका एक नया अप्रोच देगा, और आपको एग्जाम के लिए बहुत 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 काम आएगा। अब वो 80 लेना है तो ये अप्रोच जरूर आपको फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपने ये कैटेगराइजेशन, यहाँ पे कैटेगराइजेशन जो मैंने किए हैं वो आपने कंप्लीट किए होंगे। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपील एंड रिवीजन और मिसलेनियस प्रोविजन। ठीक है, ये तो हुआ बेटा जीएसटी का। नेक्स्ट आप कस्टम्स का भी कर लो, कस्टम्स की बुक ओपन कर लो, और कस्टम्स जो है मैं जो कह रहा हूं यहां पे ध्यान से सुनो। चलिए, अगर कस्टम्स के इंडेक्स में आते हो यहां पे, हाँ ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा इसके बाद में, डोंट वरी। रक्षित सर आपसे सीए बन के मिलना है सर। यस बिल्कुल मिलेंगे बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनसे यहाँ पे मिलूँ, फेस टू फेस मिलूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी काम करती है ना बेटा, आपसे मैं एनर्जी लेता हूँ, मेरे से आप एनर्जी लेते हो, तो जरूर मुझे भी मिलना है आपसे। ठीक है, यस यस ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे चलो इंडेक्स, इंडेक्स में लिखते जाओ, यहाँ पे आप लिखते जाना, मैं आपके डाउट्स यहाँ सॉल्व करते जाऊंगा। यस अपूर्वा हम ये भी करने वाले हैं, प्रायोरिटीज भी फिक्स करने वाले हैं। पहले कैटेगराइजेशन कर लो, ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स को हम ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसके बाद में मैं प्रायोरिटीज भी बता दूँ। थोड़ा रुक तो जाओ, सेशंस तो होने तो फिर आपके डाउट्स लेता हूँ ना। ओके, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है और अभी आप क्या करते हो, टीचर को सिखाते हो ओके कि ऐसा ऐसा करो, अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो, मैं कवर कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आप यहाँ पे 1,
सेकंड 2 कैटेगराइजेशन 1 1 1, वैल्यूएशन 1 में, उसके बाद में कंसेशन 1 में डालना। कंसेशन में पिल्फरेज, अबेटमेंट वगैरह आते हैं तो ये भी 1 में आपके होने चाहिए। पोस्ट और कुरियर 2 कैटेगरी 2 में डालो। स्टोर्स, ड्रॉबैक, बैगेज ये कैटेगरी 2 में डालो। फिर से कह देता हूँ ये प्रायोरिटीज नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1 में डालना, ऑडिट रिफंड 2 में, और नीचे ये एफटीपी लिख लो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में मैंने 2 पार्ट किए, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स और अदर टॉपिक्स इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो है आप कैटेगरी 2 में डाल दो। यहां पे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम कैटेगरी 2 में डाल देना। डाल दिया आपने? यस और नो? चलो, और अदर टॉपिक्स इन एफटीपी कैटेगरी 3 में डाल दो। अदर टॉपिक्स इन एफटीपी कैटेगरी 3 में डाल दो। चलो, हो गया सभी का? यस और नो? यहां सभी का हो गया बेटा? बोलिए यस। वेरी गुड। यस, गुड इवनिंग बेटा चिराग। तो चलिए, कुछ रीज़न की वजह से हमारा लास्ट सेशन यहाँ पे स्टॉप हो गया था। यहाँ पे उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आपका आईडीटी का प्लान कैसे होना चाहिए? जैसे हमने हर चैप्टर को यहाँ पे कैटेगराइज किया, क्लासीफाई किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ इंस्टीट्यूट के वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से मैंने ये कैटेगरीज बनाई हैं और ये कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है? अगर कैटेगरी 1 लेता हो तो इसमें टोटल 9 चैप्टर्स आते हैं, और ये 9 चैप्टर्स की खास बात ये है, जब भी इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पहला क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन होता है। जैसे अगर आप लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन लो तो लास्ट एग्जाम में सप्लाई का कंसेप्ट भी है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी की भी एडजस्टमेंट है। यानी वो एक जो कंपलसरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ पे 10 मार्क्स का आता है, कभी कभी 15 मार्क्स का आता है, वॉट इट में भी। तो ये जो क्वेश्चन है केस स्टडी पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो कैटेगरी 1 से जनरली पूछा जाता है, कंबाइंड क्वेश्चन पे पूछा जाता है। प्लस इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी ये एरिया में आते हैं, कभी कभी आरसीएम पे आते हैं, कभी इस बार जो एग्जाम हुई उसमें कंपोजिशन स्कीम पे आए हैं क्वेश्चन। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे इंडिविजुअल कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, और आईटीसी तो आता ही है। यानी अगर आप ये चैप्टर का प्लानिंग करोगे तो ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपको जितना कंबाइंड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओ उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसके लिए जो प्रैक्टिस करोगे उसके लिए क्या रिसोर्स यूज करोगे, मैं आपको बताता हूं। मेरे क्वेश्चनर में ये चैप्टर के एंडिंग में जो कंबाइंड क्वेश्चंस दिए हैं वो कंबाइंड क्वेश्चंस जरूर अच्छे से सॉल्व करें। जिसने क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन जो है ए अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। और जनरली पिछले कंटिन्यूस 6-7 एग्जाम से वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंपलसरी क्वेश्चन है ए जो है वो केस स्टडी बेस्ड कंबाइंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे जीएसटी कंपटीशन पे एक चैप्टर रहेगा जिसमें मोस्टली ये एरिया में फोकस रहेगा, कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी आप अच्छे से सॉल्व करें। ये एरिया में आप थोड़ा अच्छे से और क्या प्रैक्टिस करोगे, मैं ये चाहूंगा कि पिछले 4-5 एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर्स आप लीजिए। हाँ, क्वेश्चन पेपर लीजिए, मार्क्स के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट रखिए।
और उतने टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि पहले क्वेश्चन देख लेना, फिर आंसर भी देख लेना, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, आंसर भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है जो कंबाइंड क्वेश्चन पूछते हैं उसमें ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हैं, और ज़्यादा टाइम यूज़ करने की वजह से बाकी के लिए उनके पास कम से कम टाइम रहता है। ठीक है, तो आप इस एरिया में जो कैटेगरी 1 है, इस एरिया में कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको जो है थोड़ा अच्छे से समझाया है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, अच्छे से समझाया है। दूसरी बात, जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये चैप्टर्स में लर्निंग पार्ट ज्यादा मत करना। मतलब क्या, मतलब अगर आप ये अप्रोच से जा रहे हो कि भाई मैं रेगुलर बुक लूंगा और रेगुलर बुक जो है इसमें से एक एक लाइन में रीड करूंगा, ओके, लर्न करूंगा, और डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अपना टाइम ऐसे जगह यूज करोगे जहां से कोई आउटपुट आने वाला नहीं है और आपको कोई बेनिफिट भी होने वाला नहीं है। ये चैप्टर्स में जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चनर यूज करोगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। पर क्या होता है, क्लास होने के बाद जब ये चैप्टर्स आप करते हो, ये 9 चैप्टर्स, तो ये चैप्टर्स जब करते हो और डायरेक्ट क्वेश्चनर्स पे आ गए, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा यहाँ पे सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम लगे, वो सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे। तो मैं ये एरिया में आपको ये कहूँगा कि सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी के लिए अपने पास रेगुलर बुक रखना और चार्ट्स रखना, और वो चार्ट से और रेगुलर बुक से, क्योंकि रेगुलर बुक से जल्दी जल्दी आपको याद आ जाएगा और चार्ट्स आपके सामने रहेगा, तो रेगुलर बुक सप्लीमेंट्री यूज करना और चार्ट्स जो है वो चार्ट से पूरा रिवाइज कर लेना। जब आप चार्ट से रिवाइज करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे सप्लाई ये कंसेप्ट आपके लिए कोई टफ है नहीं। सेक्शन 7 का चार्ट अगर आपने यूज कर लिया, सुनो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन 7 का चार्ट आपने फटाफट देख लिया तो सप्लाई वहीं खत्म हो जाएगा। कंपोजिशन स्कीम, ईसीओ, हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका भी चार्ट जो है आप देख लोगे तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तो आप रेगुलर मटेरियल हमारा और चार्ट्स, इसको ख्याल में रखते हुए ये चैप्टर फटाफट कंप्लीट करो। आ जाइए आप क्वेश्चनर्स पे। क्वेश्चनर्स पे आने के बाद जो आईसीएआई के क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो चाहूंगा कि जो कंबाइंड क्वेश्चंस है या कंपटीशन ऑफ जीएसटी का एक चैप्टर आएगा क्वेश्चनर 2 में, उस पर जितना आप सॉल्व कर सको, कुछ क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करके भी देखो, उसकी नोट्स, उसका प्रेजेंटेशन से, और नोट्स देते वक्त हाँ हमें कौन सी बातों पे ध्यान रखना है इन सब बात, ओके, यहाँ पे बातों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो क्लास होने के बाद जब आप पढ़ना चालू करोगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आईसीएआई का भी अप्रोच समझ लेते हैं। आईसीएआई ने इसको यहाँ, जैसे जीएसटी 75 मार्क्स का है, यहाँ पे तो वेटेज जो है इन सभी चैप्टर्स को मिला के 45 to 65% वेटेज दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस, मैंने यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके, नॉर्मल और एमसीक्यू क्वेश्चंस। नॉर्मल क्वेश्चंस में मैं क्या लेने वाला हूं, तो नॉर्मल क्वेश्चंस में आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस मिनिमम 24 और मैक्सिमम 33। अगर मैं आपको पिछले कुछ एग्जाम का एवरेज बताऊं तो इसमें 27-28 मार्क्स का तो पूछा जाता है, एक एवरेज है नॉर्मल क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस इन चैप्टर्स पे। 10 to 15 मार्क्स का यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। फिर अब आपने कितना टारगेट करना चाहिए, नॉर्मल प्लस एमसीक्यू मिला के, भाई आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट जो फर्स्ट रिवीजन करोगे, मैं तो रिवीजन कहूंगा, क्योंकि आपने क्लास करते वक्त एक बार सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है। मैंने जो आपको कहा था कि आप घर पे पढ़ो डेली, रेगुलर बुक अच्छे से पढ़ ली है, मैंने आपका क्वेश्चनर बहुत सा कुछ करवा दिया है, ठीक है, और आगे का क्वेश्चनर भी मैं करवा दूंगा। तो मैं कहूंगा कि एक बार तो आपकी स्टडी हो चुकी है। अब
आपको जो है यहाँ पे सेकंड रीडिंग जो मैं फर्स्ट रिवीजन कहूँगा वो करनी है और सब्जेक्ट से कनेक्ट होना है। तो बेटा यहाँ पे जो आप ओके और यहाँ पे जो है ये चैप्टर को रीड करते वक्त प्रायोरिटी कैसे दोगे? ये जो मैं प्रायोरिटीज दे रहा हूं ये मार्क्स के हिसाब से नहीं। अगर मैं मार्क्स दूंगा तो ये चैप्टर्स ये कैटेगरी में मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। ओके यानी 45 to 65% मार्क्स ये चैप्टर्स पे है, तो मार्क्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। अब आपने जब पढ़ाई चालू करनी है तो आपकी प्रायोरिटीज इसको किस तरह से रीड करने की होनी चाहिए? मैं कहूँगा कि आपकी जो प्रायोरिटी होगी यहाँ पे इन चैप्टर के लिए मैं कहूँगा यस ये प्रायोरिटी बी में लीजिएगा। अब भाई आप बताइए प्रायोरिटी बी में हमने क्यों लेना चाहिए? जस्ट मिनट बेटा। हाँ ये प्रायोरिटी बी में क्यों लेना चाहिए, ये सवाल भी आ सकता है। भाई ये प्रायोरिटी बी में हमने इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर्स जब हम क्लास कर रहे थे तब बहुत अच्छे से हो गए हैं। प्लस आपने सीए इंटर लेवल पे, सुनिए ध्यान से, आपने सीए इंटर लेवल पे भी ये चैप्टर्स अच्छे से किए हुए हैं। इसलिए ये चैप्टर्स आप जो है जब अभी पढ़ने बैठोगे तो आप ये सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ना। पहली प्रायोरिटीज में कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने में बताऊंगा, पर ये सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स आपको बहुत टेंशन भी रहा ना तो भी हैंडल कर सकते हो। और ये चैप्टर्स कब करना? जब आप पढ़ने का मूड ना हो, चार्ट लेके बैठ जाना, रेगुलर बुक लेके बैठ जाना, क्योंकि ये चैप्टर्स पे आपका मन फिर से लग जाएगा। जीएसटी में मजा ओके ये चैप्टर में आपको बहुत आया होगा तो फिर से आपका मन लग जाएगा। इसलिए ये चैप्टर्स का शेड्यूलिंग जब आप करोगे तो वो टाइम ज्यादा बेटर रहेगा जब आपका मूड वगैरह नहीं लग रहा है और आपको जस्ट अब टाइम वेस्ट तो नहीं करना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप कर सकते हो। चलिए ये आप प्रायोरिटी बी में कर सकते हो। अब मुझे एक रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे सुसे जी, जो मैं लिख रहा हूँ उसका भी पीडीएफ भेज दो। तो जरूर भेज देता हूँ। ओके तो ये भी पीडीएफ आपके काम आ जाएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी बी। फिर आपके टारगेट मार्क्स क्या होने चाहिए? दोनों का, नॉर्मल प्लस एमसीक्यू दोनों को मिला के, यानी यहाँ पे नॉर्मल प्लस एमसीक्यू दोनों को मिला के आपका टारगेट मार्क्स इसमें क्या होना चाहिए? बेटा इसमें आपके टारगेट मार्क्स होने चाहिए, मैं कहूंगा कि मिनिमम 25 मार्क्स प्लस आप इसमें 5 और अगर अच्छे चैप्टर्स हुए, अच्छा आपका होल्ड रहा तो 5 और भी स्कोर कर सकते हो। यानी मैं कुछ ज्यादा आपको बड़ा टारगेट नहीं कह रहा हूं। चलो समझ लेते हैं ऑन एन एवरेज 28 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं नॉर्मल, और एमसीक्यू चलो मैं यहां समझ लेता हूं 12, यानी 40 में से मैं आपको मिनिमम टारगेट 25 मार्क्स का ही दे रहा हूं। ठीक है, 40 में से 20, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। ओके यहां और देखो, हम अगर ये टारगेट अचीव कर ले तो कैसे अबो 60 जाना चाहते हो आप? अबो 60, अबो 60 नहीं, हमारा तो यहाँ पे क्या टारगेट है? अबो 80, इस बार 80 पार, इसके नीचे तो सोचना ही नहीं है। पर चलिए ओके यहाँ पे 80 पार का टारगेट तो है ही, लेकिन मैं मिनिमम कह रहा हूं 25 मार्क्स। भाई ये 25 मार्क्स तो सर आपने टारगेट तो बता दिया, पर टारगेट अचीव करने के लिए हमारी और प्लानिंग बननी चाहिए। अब इसके लिए जो बेटा यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो 10 मार्क्स के आसपास आता है, अगर वो क्वेश्चन आपने हैंडल कर लिया तो आपको, मैं तो कहूँगा 25 क्या 25 के ऊपर मिल जाएंगे आपको मार्क्स ये टॉपिक्स पे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर आ सकता है। आप थोड़ा यहाँ पे 100 जो इनके कंबाइंड क्वेश्चन है वो लिख कर, जितना हो सके लिख कर सॉल्व करके उसके नोट्स के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। दूसरी बात यहाँ पे, भाई सर अब क्लास तो हो गया, अब हमें पढ़ना कैसे चाहिए? क्या हमने फिर से रेगुलर मटेरियल में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए? अब एक बात कहूँ क्या, सीए कोर्स में स्पेशली फाइनल में
अगर आप रेगुलर मटेरियल से जल्दी नहीं निकले तो बेटा बहुत मुश्किल जाती है अच्छा स्कोर लाने में। जितना जल्द हो सके रेगुलर मटेरियल से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। मतलब ये हुआ कि यहां पे सब्जेक्ट को आपको एक एज देना पड़ेगा, और एज तभी आती है जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, हम उससे रिलेटेड यहां पे आरटीपीज देखते हैं, मॉक टेस्ट पेपर देखते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह हम देते हैं, तो सब्जेक्ट को एज आता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। इंपॉर्टेंट बात है सीए फाइनल में हमें कॉन्फिडेंस आना। अगर एक बार हमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो समझ लो दिल्ली अभी दूर नहीं है। मतलब आप जो है आपने सक्सेस के तरफ बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यानी पूरे एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस 60% काम करता है। और बेटा जब मन शांत हो, कॉन्फिडेंट हो, सब्जेक्ट को आप एंजॉय कर रहे हो, तो वो सिचुएशन में जो चीज आपको नहीं आती है वो भी चीज आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसलिए वो कॉन्फिडेंस आपको यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा, और उसी कॉन्फिडेंस को इस सब्जेक्ट में मेंटेन करने के लिए मैं बहुत सारी तरकीबें बताऊंगा। ठीक है, आप जरूर डे टू डे लाइफ में अगर वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, यहां मैंने टारगेट मार्क्स तो आपको दे दिए, नॉर्मल प्लस एमसीक्यू मिलाकर। अब यहां रेफरेंस मटेरियल क्या है, मैं तो आपको यह कहूंगा कि आप जो है यहां पे रेफरेंस मटेरियल में अपनी रेगुलर बुक तो सप्लीमेंट्री यूज करो। हाँ, सप्लीमेंट्री यूज करो। मतलब मेन आपका फोकस जो होना चाहिए, मेन फोकस आपका किसके ऊपर, तो वन आप हमारा चार्ट, जो आपको चार्ट आएगा, जैसा मैं रिवीजन लेता हूं चार्ट में से, वो चार्ट आपको मिल जाएगा अभी, तो उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। या हमने जो छोटे छोटे चार्ट्स बनाए हैं वो एक बार अच्छे से पढ़ लो जब तक मेरा चार्ट आता है। दूसरा क्वेश्चन है, जितने ज्यादा आप इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर पाए उतना आपको हेल्प होगा। स्पेशली जो लास्ट वाले एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको तो सॉल्व करके भी देखना। कंबाइंड क्वेश्चंस जो है ओके, वो बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपकी आरटीपी ओके, तो मेन रिसोर्स मटेरियल आपका ये रहेगा, आरटीपी एंड मॉक टेस्ट पेपर। और इसमें ये टॉपिक्स में आई हुई अमेंडमेंट्स, क्योंकि अमेंडमेंट्स पे एक क्वेश्चन आता ही है। ओके, 5 से 10 मार्क के क्वेश्चंस अमेंडमेंट्स पे आते हैं, तो वो अमेंडमेंट्स पे थोड़ा फोकस करना। अब एक आपको याद आई है बात तो बता दूं, अमेंडमेंट्स हमने तो सभी कर ली है, बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे अमेंडमेंट्स वीडियोस आएंगे, तो वो 2 के स्पीड में, 1.75 के स्पीड में एक बार गो थ्रू कर लेना। 2 से 3 लेक्चर्स रहेंगे, ओके, गो थ्रू कर लेना। उसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि हमने जो अमेंडमेंट्स पढ़ी है वो अलग अलग जगह पढ़ी है, लेकिन जब मेरे अमेंडमेंट्स वीडियो आते हैं तो सभी अमेंडमेंट्स एक जगह होती है, उससे रिलेटेड स्पेशल डिस्कशन होता है, तो आपका पूरा ध्यान अमेंडमेंट्स की तरफ आ जाएगा, तो मैं आपको ये कहूंगा कि वो अमेंडमेंट्स भी आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब इस सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या, तो अब मैं आपको कहूंगा सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है ओके, यहाँ पे सप्लीमेंट्री मैट आपका जो आप यूज करोगे सिर्फ सब्जेक्ट को उस टॉपिक से कनेक्ट होने के लिए, और वो सप्लीमेंट्री मैट हमारे रेगुलर मॉडल्स। ठीक है, अब सर आईसीएआई के मॉड्यूल्स, आईसीएआई का यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस, आईसीएआई के एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्या हमने ये देखना चाहिए क्या? मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। मेरे क्वेश्चन में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। लगभग क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस कर लिया और क्वेश्चन 2 हम कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनर्स आप जब देख लोगे तो मैं सब कुछ कवर कर चुका हूं, आपको आईसीए का कोई भी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। एक बात कह दूं, आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि पहली बार जो वो पढ़ लेता है उसके दिमाग में, उसके मेन ब्रेन में उसी की मैपिंग तैयार होती है। एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा
कि हम जब ओके आप स्कूल में थे, हमने जो एक बार सीट ले लिया बेंच पे, अब जो सीट पे हमने फिक्स कर लिया वो हम छोड़ते नहीं हैं। अगर है कि एक आधी दिन ऐसा हुआ कि यार दूसरी जगह बैठना पड़ा तो आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में। माइंड हर चीजों से इतना कनेक्ट होता है, इसीलिए ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप मेरा रेगुलर मैथ छोड़ के आप कोई दूसरे ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हो, दूसरे कोई फैकल्टीज की बुक पढ़ रहे हो, या आईसीएआई की बुक पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब गलत है, अपनी जगह सभी अच्छी है, लेकिन आपकी माइंड मैपिंग मेरे बुक से हुई है, क्वेश्चन एज डिस्कशन मेरे बुक से हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मत करना, जिंदगी भर पछताओगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अरे यार ये कंसेप्ट ना मटेरियल में अच्छा दिया है, ये कंसेप्ट ये ऑथर ने अच्छा दिया है, ये कंसेप्ट ये फैकल्टी ने अच्छा दिया है। कोई हर फैकल्टी का अपना एक यूएसपी होता है। मेरा यूएसपी है चार्ट्स, मेरा यूएसपी है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, मेरा यूएसपी है ओके यहाँ पे हर चीज को यहाँ डिटेलिंग करके एक्सप्लेन करना। तो हर यहाँ पे केस में आपको एक अलग अलग वेरिएशन दिखेगा और आप एज अ स्टूडेंट उससे इंप्रेस हो जाते हो। और अगर आपने यहां मटेरियल चेंज किया तो बेटा तू तो घियो, तुझे बचाने वाला अब कोई नहीं रहेगा। ओके अब बैठे वो देखोगे अरे ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, नहीं। अपनी मैपिंग एक ही मटेरियल से डेवलप करो। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रस्ट करो, आपका अच्छे से हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसलिए आपने रेफरेंस मटेरियल करते वक्त इस तरह का अप्रोच अगर यूज किया तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। बेटा इतना तो मैंने बताया, बट ये बताइए कि अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आपके कोई डाउट्स हो गए तो ये जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप मेरे से कनेक्टेड हो अभी, अगर यहाँ पे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो हम आगे के डिस्कशन पे बढ़ते हैं। तो बोलिए बेटा फटाफट। थैंक यू प्रेमा, थैंक यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैटेगरी 2, इसमें भी 9 चैप्टर्स है। ये 9 चैप्टर्स जो है बेटा, ये 9 चैप्टर्स में इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इंडिविजुअल केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर यहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको एक बात कह देता हूं, ये जो 9 चैप्टर्स है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं, इस बार रिटर्न चैप्टर क्यूआरएमपी स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तो अभी कह देता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब ये चैप्टर्स जब आप करोगे तो आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग बननी चाहिए। जैसे टीडीएस टीसीएस ये चैप्टर, अगर मैं चैप्टर वाइज जाऊं तो पेमेंट ऑफ टैक्स, यहां पे ये चैप्टर लर्न कुछ नहीं करना है। जैसा ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस, स्पेशली इंटरेस्ट वगैरह का क्वेश्चन आपको आएगा। टीडीएस टीसीएस इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। रजिस्ट्रेशन में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर देखो तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। टैक्स इनवॉइस में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सीएस मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे आपका पढ़ने का अप्रोच चेंज नहीं होगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जॉब वर्क केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इवेबल आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस मुझे इंपॉर्टेंट नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिफंड, इसके ऊपर कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे ये चैप्टर्स जो है आप, मैं कहूँगा इसके लिए आप रेगुलर मटेरियल भी यूज कर सकते हो और चार्ट्स भी, लेकिन ये एरिया में चार्ट समरी में बने हैं,
तो उतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते, उतने स्ट्रांग नहीं होते। मैं ये एरिया कहूँगा कि आप कंबाइन चार्ट प्लस रेगुलर मटेरियल दोनों कंबाइन साथ में पढ़े। अब अगर आपने पहले 9 चैप्टर्स फास्ट कर लिए ना, जल्द से जल्द खत्म कर दिए ना, तो ये चैप्टर थोड़ा टाइम तो लेगा बेटा। मैं कहता हूँ ये चैप्टर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा टाइम लेगा। इसके लिए आप रेगुलर बुक्स प्लस चार्ट दोनों भी यूज करो। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ये प्रोसीजर बेस्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कंसेप्ट आपको सब क्लियर हो गया है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रिप आती है, वर्ड्स एब्जॉर्ब होते हैं, आप लर्न करते हो, इस चैप्टर में आपका एब्सॉर्प्शन रेट बहुत कम था एज कंपेयर टू अर्लियर चैप्टर। पर अर्लियर चैप्टर में आपका जो एब्सॉर्प्शन रेट था, आपने जो ग्राफ्स किया, दिमाग में चीजें घुसी, वो बहुत ज्यादा थी। इस चैप्टर में कंसेप्चुअली आप बहुत क्लियर हो, लेकिन वर्ड्स पे पकड़ आने के लिए, कंसेप्ट पे पकड़ आने के लिए, लिखना कैसे उसके ऊपर पकड़ आने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा और रीडिंग करना पड़ेगा। तो इसको मैं कहूँगा आप जो है प्रायोरिटी सी में रखो। अब ये सी का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि आप पहले ये खत्म कर देना, जल्द से जल्द खत्म कर देना, और इस चैप्टर में आना। इसमें टाइम तो लगेगा और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। इसको वेटेज जो दिया है 10 to 30% वेटेज, यानी 5 से 15 मार्क्स दिए हैं। ओके, और मैं आपको कहता हूं कि यहाँ ये एरिया में उन्होंने 10 से 12 मार्क के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। यानी कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बस 5 मार्क के क्वेश्चंस, नहीं, 10 से 12 मार्क के क्वेश्चंस पूछे हैं और एमसीक्यू 3 to 7 मार्क्स के इसके ऊपर आए हैं। ठीक है, तो आप जो है ये, हाँ, अब ये चैप्टर्स जो है इसको जस्ट कम वेटेज है इसलिए इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा टारगेट कोई यहाँ पे 40-50 नहीं है। हमारा टारगेट है अबो 80, और अबो 80 आपको मिलना ही चाहिए। देखो, सोच बहुत काम करती है। जितनी स्ट्रांग आपकी सोच हो, उतना आप उसके तरफ दौड़ते हो। पूरी कायनात उसको मिलना, आपकी सोच को पूरी करने में लग जाती है। इसीलिए सुबह उठो, रात को सो, ओके, दोपहर को जब भी जागो, एक कमांड अपने माइंड को देना, और वो कमांड की आईडीटी में आपको 80 के नीचे नहीं मिलने चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर सोच गहरी है तो पूरी जरूर होगी। मैं आपको कह रहा हूं, सोच गहरी है तो पूरी जरूर होगी। ठीक है, तो पूरी कायनात इसके पीछे लग जाएगी। इसलिए आपको ये चैप्टर्स भी अच्छे से करने हैं, और इसको कंपैरेटिवली ये चैप्टर से ज्यादा टाइम लेना है। इसलिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका यहां मेन फोकस क्या होना चाहिए? तो मैं कहूंगा, हाँ, यहां पे रेगुलर मैथ प्लस चार्ट, दोनों भी रेगुलर मैथ प्लस चार्ट। अब देखो, मैं आपको, स्टूडेंट से नॉर्मली गलती क्या होती है, स्टूडेंट ये चैप्टर्स जो है, पहले 9 चैप्टर्स, इनके रेगुलर मैथ से जल्दी निकल ही नहीं पाता। और इनके रेगुलर मैथ से अगर वो जल्दी निकल नहीं पाया, तो फिर ये चैप्टर्स वो फिर इग्नोर कर देता है, फास्ट कर लेता है। मैं तो आपको उल्टा कह रहा हूं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, और ये एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि इससे जल्दी निकल जाओ जो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इससे जल्दी निकल गया, जल्द से जल्द आपने इसको खत्म कर दिया, तो आप जो है यहाँ पे रेगुलर मैथ और चार्ट से ये खत्म कर सकते हो, कंबाइन आप मिलकर खत्म कर सकते हो। दूसरा, मैं चार्ट इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में आपको चार्ट देखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन आपके, और फिर आरटीपी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या मॉक टेस्ट पेपर में, और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आपको ये खत्म करनी है। ओके, यहां पे तो ये चैप्टर्स आपको इस तरह से खत्म करने। भाई, अब आपका एक सवाल होगा, सर आपने तो टारगेट बताया नहीं। अरे भाई, पढ़ाई हो तो टारगेट वैसे ही अचीव हो जाते हैं। ओके, और आपका मिनिमम इसमें टारगेट 10 मार्क्स होने चाहिए, प्लस माइनस मैं यहाँ पे 1 मार्क रखता हूँ। ओके भाई, माइनस नहीं, मिनिमम तो 10, प्लस एक और बढ़ा देंगे, अच्छी पढ़ाई हुई तो अच्छा बढ़ा देंगे। तो चलिए भाई, 25 प्लस 10, 35 आपको मिल गया। ठीक है, 35 तो आपको मिल गया, मैं सोच के सब चल रहा हूं। एडिशन जितना आप करोगे उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, क्योंकि इस पे तो हमने देख लिया किस तरह से आपको यहाँ पे जाना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 जो है इसमें 4 चैप्टर्स लिए। कौन कौन से? एडवांस ड्रिलिंग, डिमांड एंड रिकवरी,
ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अपील एंड रिवीजन। ये जो है 10 to 25 मार्क्स का वेटेज दिया है इसके ऊपर, और 5 to 13 और 3 to 6 के एमसीक्यू आते हैं। आपका टारगेट इसमें मिनिमम 10 मार्क्स मैं फिर से कहूँगा एमसीक्यू मिला के, ये, और हाँ ये मिनिमम 10 प्लस ओके 2 जो है आपका एडिशनल टारगेट होना चाहिए। एडिशनल कह रहा हूँ, ये 10 जो है एमसीक्यू मिलाकर होगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपको क्या सॉरी, ये प्रायोरिटी, पहले तो मैं प्रायोरिटी लेता हूँ, ये प्रायोरिटी ए में रखना। अब ये प्रायोरिटी ए में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, जैसे मैं आपको आपके फीडबैक देने के पहले मैं ही कह देता हूं कि फीडबैक क्या। ओके, ये जब हमारा क्लास हुआ तो ये चैप्टर्स आपको समझे अच्छे से, सुनिए ध्यान से, ये चैप्टर्स आपको समझे अच्छे से, लेकिन यहां पे ये चैप्टर्स पे ग्रिप नहीं आई है। क्योंकि क्या होता है कि पहले जो चैप्टर्स है इसके ऊपर हमारी कंटिन्यूअस रिवीजन होते जाती है, ये चैप्टर्स एंडिंग वाले चैप्टर्स है तो रिवीजन कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये चैप्टर पे ग्रिप नहीं आई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा क्लास होने के बाद आप सबसे पहले ये चैप्टर्स कंप्लीट कीजिएगा। ये चैप्टर्स को अब आप कैसे रीड करोगे, इसके लिए नो डाउट मेन फोकस पहले तो हमारा रेगुलर मैथ से ये चैप्टर आपको खत्म करना है, उसकी हर लाइन अच्छे से पढ़नी है। प्लस मैंने जो चार्ट बुक आपको दूंगा, वो चार्ट बुक से रेगुलर मैथ पढ़ते पढ़ते ही वो चार्ट बुक, क्योंकि ये चैप्टर्स की स्पेशली चार्ट बुक बनाई है, जीएसटी लास्ट टॉपिक चैप्टर्स, जिसमें मोस्टली इसमें ये चैप्टर्स कवर है, मोस्टली यहाँ पे जॉब वर्क, यहाँ ई वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, उसके बाद में रिफंड, इसके बाद में ये चैप्टर्स उसमें कवर किए हैं मैंने। ओके, तो चार्ट बुक में मैंने सभी बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, जिसके मैंने रिवीजन वीडियोस भी यहाँ डाले हुए हैं, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा, तो आज ही शेयर कर दूंगा सो दैट आप अच्छे से पढ़ सको। तो यहां पे दोस्तों हाँ, तो बेटा अब आप जब रीडिंग करोगे, जैसा एक सवाल आया है और ये सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, प्रेमा का सवाल है कि सर हमारी अब क्लास होने के बाद जो पहली रीडिंग है हमने कौन से सीक्वेंस में जाना चाहिए। ये जो मैं प्रायोरिटीज दे रहा हूं ये सीक्वेंस में, हाँ ये सीक्वेंस में जाना चाहिए। जैसे प्रायोरिटी ए, ये सीक्वेंस आपकी पहली सीक्वेंस होगी, फिर आप ये चैप्टर्स पे जाओगे, फिर आप ये चैप्टर्स पे जाओगे, और फिर आप ये लास्ट वाले, ओके तो ये डी वाले। तो आपको यह अब रिवाइज करते वक्त ये सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेना है। ये चैप्टर्स आप कैसे करोगे, ये चैप्टर्स को बेटा आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले आपने रेगुलर मैथ पढ़ लेना है। ये चैप्टर्स आपका सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, तो रेगुलर मैथ पढ़ लेना है। उसके बाद में मेरे चार्ट्स के वीडियो एक बार फिर से देख लेना है, मैं लिंक आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, चार्ट्स के वीडियोस देख लेना है आपको, बहुत अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किए हैं। वो चार्ट्स के वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चनर, अब मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चनर जैसे ही आपको मिल जाएगा सेल्फ ट्राई कर लेना, आई रिपीट आप क्वेश्चनर सेल्फ ट्राई कर लेना। मेरे वीडियोस तो आते रहेंगे, मेरे वीडियोस तब देखा जाता है जब आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ओके तब मेरे वीडियोस देख लेना, लेकिन आप सेल्फ ट्राई कर लेना। मैं डेली बेसिस पे 1 घंटे का क्वेश्चनर वीडियो लूंगा ही, अगर आप उससे कनेक्ट होते हो तो अच्छी बात है, क्वेश्चनर रिवीजन भी हो जाएगा मेरे साथ साथ और वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन अभी आप जब आईडीटी का प्लान करोगे तो ये चैप्टर्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, रिवीजन भी आपको अच्छे से कर लेनी है, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। अगर क्यों मैं कह रहा हूं, ये चैप्टर में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट से क्या मिस्टेक्स होती है, जो क्वेश्चंस थोड़े कंबाइंड क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, जहां गलतियां हो सकती है, ये वाली कैटेगरी है। पर ये वाले कैटेगरी पे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और जैसे जैसे ये चैप्टर्स पे आते हैं उनकी पकड़ थोड़ी कम हो जाती है, और यहां पे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पर आंसर लिख नहीं पाते। सच में कहते हो आंसर लिख नहीं पाते, तो इधर भी मार्क्स गए और इधर से छोटी छोटी गलतियां कर दी उधर भी मार्क्स गए, इसलिए आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो या स्टूडेंट नहीं कर पाते। आपको मेरी बात मानना है और अबो 80 जाना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा,
अबो 80 जाना है तो जरूर आप ये कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो आपको पहले ये कैटेगरी उठाना है अच्छे से पढ़ने के लिए, जिसमें आपको टारगेट, मैं कहूँगा कि भाई एक सिंपल सवाल है सर, इसमें हम टारगेट क्या रखें? तो इसमें आपका टारगेट जो है, एक मिनट, हाँ, 10+2, 10+2 का टारगेट आपका रहेगा। और लास्ट वाला चैप्टर, जिसमें हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर और मिसलेनियस प्रोविजन। ओके, इस पे 5 to 10 मार्क्स का वेटेज दिया है, वेटेज ऑफ मार्क्स मैंने यहाँ दिए, जिसमें से मैं बस आपको 5 मार्क्स कह रहा हूँ। तो ये 5 मार्क्स प्लस एडिशनल 2 अगर मिले तो अच्छी बात है। तो अगर आप देखोगे तो आपने जीएसटी में जो 75 मार्क्स है, 75 में से 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 प्लस 50 मार्क्स आपने मिनिमम स्कोर कर लिए हैं। सुनिए ध्यान से, 50 मार्क्स आपने मिनिमम स्कोर कर लिए। और अगर ये मैं जो एडिशनल बोनस कह रहा हूँ ये आप लिख पाए, जो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो फिर तो बेटा क्या है, यहाँ पे बात ऐसी हो जाएगी कि देखो फिर 80 कैसे क्रॉस होते हैं। 30 अगर हम ले लें, ओके, यहाँ पे 11 प्लस 12 प्लस 7 मार्क्स, तो डेफिनेटली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यस बेटा 30 प्लस 11, 30 प्लस 11 प्लस यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 7, यानी लगभग आप 60 तो हो गए। अभी तो कस्टम्स बाकी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाकी है। तो आपका इस तरह से टारगेट होगा। अब रिसोर्स मटेरियल, तो मैं लिख लेता हूँ, ये जो कैटेगरी 3 है इसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए हमारा मैट, रेगुलर मैट, ओके, प्लस चार्ट्स। इसके साथ जो चार्ट्स लिया है ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, चार्ट के साथ आप चार्ट वीडियो, चार्ट प्लस चार्ट वीडियो, चार्ट वीडियो जो है ये होना चाहिए। सेकंड बेटा आपका जो है यहाँ पे यस क्वेश्चन है, और थर्ड आरटीपी जो आपके एग्जाम की है, प्लस मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। टेस्ट सीरीज साथ साथ में दो दे पाए तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में आपने सप्लीमेंट्री रखना चाहिए रेगुलर मॉड्यूल, कौन से चैप्टर में आपने रेगुलर मेन नहीं होना चाहिए पर साथ साथ में होना चाहिए, और कौन से इसमें आपका रेगुलर मैथ आपका मेन फोकस होना चाहिए, मैं ये दे रहा हूँ। उसके बाद में बेटा ये चैप्टर्स के लिए जो मैं कहूँगा लास्ट वाला कैटेगरी डी, आप यहाँ पे चार्ट से भी जा सकते हो, मतलब ये चार्ट का हेल्प लेके फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। जो जीएसटी चार्ट बुक मैंने दिया है तो चार्ट बुक आप यूज़ कर लो। उसके बाद में क्वेश्चनर्स देख लेना, ओके, क्वेश्चनर्स उसके बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं है। और एमटीपी, आरटीपी प्लस एमटीपी, यानी इसमें रेगुलर मैथ जो है आपका सप्लीमेंट्री रहेगा, और ये जो मेन फोकस है। और सप्लीमेंट्री में बेटा मैं कहूँगा कि आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल में रेगुलर मैथ रहेगा, रेगुलर मटेरियल रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से हमने प्लानिंग करनी है पढ़ने की। ओके, चलो बेटा, आई क्या आपको क्लियरली समझ में? हमारा मिनिमम टारगेट यहाँ पे जो है 50 का अचीव हो रहा है, और आपने ये एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए तो हम 60 तक पहुँच गए, हम 60 तक पहुँच गए। आप और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो, ओके, पर मैं तो ये अचीवेबल बता रहा हूँ। इसके आगे तो जितना आप अच्छे से और लिख पाओगे उतने आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया? यस और नो? आपसे जवाब चाहिए बेटा। वेरी गुड, अमन का आंसर आता है टारगेट सेट। और आईटीटी में मार्क्स मिलना आसान है, बस आपको पढ़ते आना चाहिए और टॉपिक को प्रायोरिटीज वाइज उसको अरेंज करते आना चाहिए कि कैसे आपको पढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप अपनी पढ़ाई चालू कर दो। चलिए, अब आते हैं हम कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसका हमने जो यहाँ पे कैटेगरी की है इंस्टीट्यूट के वेटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से,
कैटेगरी 1 में 6 चैप्टर्स है। लेवी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड टेरिफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में एसीडी 3739, वैल्यूएशन, कंसेशन और कस्टम टैरिफ में बाकी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। मोस्टली इन चैप्टर्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और एक आधी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो है बेटा ये 1, 3, 4 ये चैप्टर नंबर है हमारे मॉड्यूल्स के। अब बेटा मैं आपको ये कहूँ कि इसके ऊपर हमारी इंस्टीट्यूट कहती है कि 40 to 65 मार्क्स का वेटेज आपको दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 40 to 65 मार्क्स का वेटेज आपको दिया है, जिसमें नॉर्मली 7 to 11 मार्क्स से नॉर्मल क्वेश्चन और 3 to 5 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप, क्योंकि ये सभी वैल्यूएशन से रिलेटेड है और कॉम्पिटिशन ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है, मतलब अगर आप चैप्टर 3 देखो चार्जिंग सेक्शन पे तो रेयरली वो कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आप 3 देखो, 4 देखो और 5 देखो तो ये सब कनेक्टेड है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो असेसेबल वैल्यू निकालते हैं, रिलेवेंट डेट कब की होगी वो देखते हैं, उसके बाद में एसवी 3739 निकालते हैं, और अगर आप कस्टम टैरिफ एक्ट में देखते हो तो कस्टम टैरिफ एक्ट में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेशन, सेफगार्ड ड्यूटी के कैलकुलेशंस, उसके ऊपर बहुत सी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो मोस्टली ये चैप्टर पढ़ते वक्त थ्योरी से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया में ओके तो ये एरिया में बेटा आपका जो विजन रहेगा, ओके यस सही बात है, मैं जस्ट पढ़ रहा था, तो ये एरिया में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस जो है मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पढ़ने का अप्रोच कैसा, सबसे पहले सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपने देखना है, बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो सॉल्व करके देखना है, उसके नोट्स के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, इट डज मैटर बेटा। तो मैं आपको कहूँगा कि उसके प्रेजेंटेशन के साथ खत्म होना चाहिए। तो आपका टारगेट में कोई ज़्यादा नहीं दे रहा हो, अगर ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4-5 मार्क्स के आते हैं, यानी मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने लिखे हुए हैं आपका टारगेट, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप मिनिमम 8 मार्क्स प्लस 2, मिनिमम 8 मार्क्स प्लस 2 इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हो ये चैप्टर में। और मिनिमम 8 तो 5 मार्क का न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर वो 5 मार्क का न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया ना बॉस, तो खत्म, 5 तो वही खत्म हो गए नोट्स के साथ। फिर जो भी थ्योरी आई है उसमें से 2-3 मार्क्स तो आप इजीली ले पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो पढ़ने का अप्रोच आपका न्यूमेरिकल बेस, क्वेश्चनर बेस होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपका मेन फोकस, यस फिर से कहूँगा, हमारा चार्ट, ओके चार्ट, और पहला तो चार्ट में से आप ये चैप्टर खत्म कर दो। सेकंड क्वेश्चनर, मैं तो आपको ये कहूँ कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चनर पढ़ना भी शुरू कर दिया तो भी आपको ये समझ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी, नो डाउट। रेगुलर मैथ तो साइड बाय साइड आप बाजू में रख लेना, कहीं आप डिसकनेक्ट हो गए या याद नहीं आ रहा है तो रेगुलर मैथ आपको वहां हेल्प कर देगा। क्वेश्चनर, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर, यह आपका जो है सॉरी आरटीपी एंड मॉक टेस्ट पेपर और अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आपको समझ ही जाएगी। अमेंडमेंट्स पे ऊपर भी अमेंडमेंट्स पार्ट ही रहेगा, अमेंडमेंट पे आपका स्पेशल फोकस तो रहेगा ही रहेगा, अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो ये तो आपका स्पेशल फोकस तो रहेगा ही रहेगा। और आप सप्लीमेंट्री मटेरियल आप रेगुलर मैथ यूज कर सकते हो, वो आप साइड बाय साइड बाजू में रखो, ओके। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें से आप यहां पे नो डाउट, अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये चैप्टर पे अच्छा टाइम देना, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। हाँ मैं यहां उल्टा कह रहा हूं, जैसे जीएसटी में मैं आपको ये कहता हूं कि ये चैप्टर से रेगुलर मैथ से निकल जाओ और क्वेश्चनर पे प्रैक्टिस करो, इस पे भी ये कहूंगा कि इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए,
हाँ, अब ये बेटा टाइप्स ऑफ ड्यूटी में स्पेशली कस्टम, एक सवाल आया कि सर टाइप्स ऑफ ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में थ्योरी ज़्यादा है। तो जब आप सेफगार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ रहे हो, वो एक टेबल दिया हुआ है, टेबल आप जिस रीड कर लो, याद करने की कोशिश मत करना, रीड कर लेना। मेनली फोकस आपका ये एरिया में क्वेश्चन पे करो। मैंने जिस तरह से क्वेश्चंस लिए हैं, ओके, वो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना। मैं ये कहूंगा कि ये पूरा पूरा मेनली आपका क्वेश्चनर्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ओके, यहाँ पे रेगुलर मैथ से ज्यादा क्वेश्चनर पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे भी आपको मैं कस्टम में कहूँ क्या, कस्टम में आपका मेन जो होगा वो क्वेश्चनर ही रहना चाहिए, क्वेश्चनरी होना चाहिए, रेगुलर मैथ साइड बाय साइड, और चार्ट्स जो रिवीजन के लिए आप यूज होगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट ये जो चैप्टर है कैटेगरी 2 वाले चैप्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, उसके बाद में पोस्ट कुरियर स्टोर्स बैगेज, ओके, ड्यूटी ड्रॉबैक, ऑडिट एंड रिफंड। इसमें से ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको ये 2 चैप्टर चाहे कुछ भी हो जाए, ड्रॉबैक और बैगेज, इसमें जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, जितने ज्यादा क्वेश्चन से आप देख सको, उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी तो रीड कर लेना, पर ये 2 चैप्टर जो है ओके, बैगेज और ड्रॉबैक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैं आपको कह दूं कि इसको वेटेज 20 to 45 मार्क्स का दिया है, 3 to 9 मार्क्स और 2 to 3 मार्क्स, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है ड्रॉबैक और बैगेज के आते हैं। इस बार भी एग्जाम में ड्रॉबैक और बैगेज के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको टारगेट दूं तो आपको यहाँ पे टारगेट जो रहेगा ओके, या 3+1 का टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ पे सॉरी मैं प्रायोरिटी में रह गया, यहाँ पे आपकी ये जो प्रायोरिटी है पढ़ते वक्त मैं लिख लेता हूँ, आपकी ये ए प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये बी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट जो है मैं वो भी लिख लेता हूँ 8+2, और यहाँ पे 3+1 का टारगेट आपका होना चाहिए, 3+1 का टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और मेन फोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ मैं कहूँगा मेन फोकस आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद में चार्ट, अगर चार्ट साइड बाय साइड कर सको, आरटीपी एंड एमटीपी, और अमेंडमेंट्स और सप्लीमेंट्री रेगुलर मैथ। तो आपका रेगुलर मैथ होना चाहिए। ठीक है, अब कैटेगरी 3 में बेटा यहाँ पे हाँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम और अदर टॉपिक जो 10 to 20 मार्क्स यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे, तो इसके लिए मैं आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मैं ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। इसमें आपको जो 3rd कैटेगरी है, जो आपको प्रायोरिटी सी में लेना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें मैं आपसे 2 मार्क एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अच्छे से हो गया तो 2 मार्क एक्स्ट्रा, 2 मार्क एक्स्ट्रा। और इसके लिए जब आप पढ़ोगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो आपको प्रमोशन स्कीम पे ज़्यादा ध्यान देना है, हाँ, प्रमोशन स्कीम में ज़्यादा ध्यान देना है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना है। जैसे मैं आपको मेन फोकस क्या होगा, तो मेन फोकस होगा रेगुलर मैथ में से, रेगुलर मैथ जो मैंने दिया है इसमें से ओके, प्रमोशनल स्कीम्स, आपकी जो जितने भी प्रमोशनल स्कीम में पढ़ा होगा, ये प्रमोशनल स्कीम आपको पढ़नी है। और सेकंड बेटा ध्यान से सुनिएगा, सेकंड आपको अदर क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना है फटाफट, इसका चार्ट नहीं है, क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना, बात खत्म। तो बेटा अगर आप कस्टम में 8+3 यानी मैं कहूँगा 11+2 यानी 13, यानी आप 13 मार्क्स ले सके, तो देखो मिनिमम कह रहा हूँ, आप जीएसटी में मिनिमम 50 और यहाँ 13 यानी 63 to 65 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। प्लस एडिशनल अगर आपने ले लिया तो आप 80 टच हो जाओगे, 80 टच हो जाओगे बेटा। ओके, जितना आप उसमें अब एडिशनली जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, 80 टच होना कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टम्स पढ़ते वक्त आप रेगुलर मैथ से ज़्यादा क्वेश्चनर्स पे फोकस करो, क्वेश्चनर पे जल्द से जल्द खत्म करो, तो आपको यस डेफिनेटली उसमें बहुत हेल्प होगा। आई आपको बात समझ में, यस और नो? अगर बात समझ में आई होगी तो जोर से बोलो हाँ सर।
और ये पूरा आपको डिस्कशन बहुत अच्छे से समझा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं समझूंगा हाँ कि ये कन्विंसिंग रहा। अरे नालायको कर दो। चलिए, अब आता हूं बेटा मैं हमारा पूरा स्टडी प्लान। अगर आप नवंबर 21 एग्जाम के लिए अपेयर्ड हो रहे हो, चलिए मैं ये पूरा स्टडी प्लान इसके बेस पे आपको समझाता हूं कि यहां एक एक बात लेते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुई। नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपकी एग्जाम होती है, तो हमारे पास टोटल 100 डेज है। और ये 100 डेज का आपको प्लानिंग कैसे करना है, सिर्फ आईडीटी नहीं तो सभी सब्जेक्ट्स का आपको प्लानिंग कैसे करना है। बेटा यहां पे इस बार एग्जाम 10 to 15 डेज आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 99% चांसेस है, 99% चांसेस है। तो अब यहां पे चलो मैं 100 डेज लेके चलता हूं प्लस। भाई सर ये 100 डेज कहां से लाया आपने? भाई मैं ये सोचता हूं कि आप कल से पढ़ना शुरू कर दिए, तो आपके पास जुलाई के, देखो कैलकुलेटर लो, जुलाई के 6 डेज है, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, यानी 98 डेज के आसपास आपके हो जाएंगे। यानी मैं अप्रोक्सीमेटली 100 डेज ले रहा हूं और मेरे हिसाब से एग्जाम पोस्टपोन होगी 10 to 15 डेज तो वो होगी होगी। तो मैं यहाँ पे बोनस चलो मिनिमम 10-10 डेज में लेके चलता हूँ, मिनिमम 10 डेज लेके चलता हूँ। ये अप्रोच बहुत जरूरी है, यानी आपको आईना दिख जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। और डेली के मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि आपके पास 12 आवर्स है, 12 आवर्स है। और डेली 12 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास 1200 आवर्स है। ये 10 डेज एडिशनल जो मिलेगी ही मिलेगी, मुझे पता है आपको, वो मैं तो बाजू में रखूंगा। 1200 आवर्स आपके पास है। अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपेयर्ड हो रहे हो, ध्यान से सुनना, दोनों ग्रुप के लिए अपेयर्ड हो रहे हो तो आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? अगर आप एक ग्रुप के लिए अपेयर्ड हो रहे हो तो आपके पास तो सफिशिएंट टाइम है, लेकिन मैं ये प्लानिंग जो बता रहा हूं वो दोनों ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं। अब बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ ये आदत होती है कि डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना 2-2 घंटा, ध्यान से सुनिएगा। बेटा एग्जाम के तो मैं ले ही नहीं रहा हूं ना 7 डेज फॉर फर्स्ट एग्जाम। नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि आपकी एग्जाम, क्योंकि इस बार रिजल्ट लेट आएगा तो एग्जाम 10-15 दिन आपको बफर टाइम तो मिलना ही मिलना है। ओके बफर टाइम मिलना ही है, तो मैं वो कंसिडर कर ही नहीं रहा हूं। पर आपके पास 100 डेज है, इसका प्लान मैं आपको जरूर दे रहा हूं, ठीक है? अगर आपको लगता है तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही फॉलो करना है, आप थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हो। मेरा काम है आपको एक अप्रोच देना, ये अप्रोच से आप अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से बना सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत चेंज तो आप कर सकते हो। मुझे पता है आपकी एक आदत टाइम टेबल बनाते हो, ओके हर दिन टाइम टेबल बनाते हो, दूसरे दिन वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, तीसरे दिन से वापस लूज हो जाता है। ओके आपकी तो साइकोलॉजी ऐसी है कि कल ना सुबह 7 बजे बैठूंगा बॉस, और ये 7 बजे ना ओके 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, और फिर खाना खाऊंगा और फिर कंटिन्यूस बैठूंगा रात को 11-12 बजे तक। पता होता है कि सुबह आप उठे 7:30 बजे, ओ यार मैंने तो 7 बजे डिसाइड किया था, अब ये तो ओके यहाँ पे हो तेरी ये तो 7:30 हो गई, ओके चलो जाने दो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये पहला वाला शेड्यूल गायब करता हूँ, 9 वाला शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, 9 से 11, 11 से 1। और आपका सबसे ज़्यादा अटैक होता है आपकी नींद पर। ओके नींद कम से कम आप टाइम रखना चाहते हो, होता है कि नहीं होता है? ऐसा बोलिए, होता है कि नहीं होता है? या कभी कभी तो कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है कि उसने 7 बजे डिसाइड किया, और सुनो ध्यान से, 7 बजे डिसाइड किया और यहाँ पे 9 बजे जो है, अगर 7 बजे नहीं हो पाया, 7:30 हो गया, तो फिर उसका दिन ही डिस्टर्ब हो जाता है, जाओ यार मैं कुछ नहीं करता आज। ऐसा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। पहले तो बताओ होता है कि नहीं होता है ऐसा आपके साथ?
यस और नो? ठीक है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये टेबल जस्ट मैंने आपके गाइडलाइन के लिए दिया है, आपको प्लानिंग कैसे करना है जरूर करो, क्योंकि जब आप बैठते हो और प्लानिंग करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अब टेंशन आ जाएगा, फिर पढ़ना नहीं हो पाएगा। तो बेटा मैं आपको ये कहूँ क्या कि आप अगर प्लानिंग नहीं करते हो तो आप कंप्लीटली यहाँ पे ब्लैंक रहोगे, एक अंधकार में रहोगे, और उसमें फिर क्या होगा कि चलो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और सबसे ज़्यादा टेंशन आपको आखिरी महीने में आता है। ओके, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको आखिरी मंथ में आता है, और उसमें बहुत कुछ रह जाता है, और फिर आप एक ग्रुप दो ग्रुप या अटेम्प्ट स्किप करने के बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है कि आखिरी एक डेढ़ महीने में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग पार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ये टेबल बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। क्योंकि ये टेबल अगर आप बनाओगे तो आपको इमीडिएटली अभी टेंशन आ जाएगा, और इस टेंशन से आप बचना चाहते हो। अभी बच जाओगे, लेकिन ये टेंशन आगे आएगा। लेकिन अभी अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करो तो आगे आने वाले टेंशन को आप बचा सकते हो। आपकी पूरी प्लानिंग, आपकी पूरी स्ट्रेटजी प्रॉपर होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? आने तो टेंशन, लेकिन एक कंप्लीट विजन आपके सामने हो, ओके, कंप्लीट प्लान आपके सामने हो, और उस प्लान को छोटे 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 टारगेट करके कैसे अचीव करना चाहिए, आपकी एक डेली प्लानिंग होनी चाहिए। सीए एग्जाम आसान नहीं है, और आपको एक बात कह देता हूं कि बेटा आपने फाउंडेशन इंटर में मेहनत की है, बस अब थोड़ा जोर लगा दो। ये आने वाले 3-4 महीने आपका फ्यूचर बना देंगे, आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो स्टेबल कर ही देंगे। और मैं कहता हूँ सीए इज नॉट अ डिग्री, ओके, सीए इज नॉट अ डिग्री और डिप्लोमा, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। ओके, एक वो सीए आपका डेजिग्नेशन, ये एक अलग ही प्राइड देता है। ओके, आज कम्युनिटी में, आप सोशल में कहीं जाओगे तो डेफिनेटली वो एक आप प्राइड होता है कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ये बेटा आपका अब ये आखिरी का 4 महीना आपसे डिमांड करेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि सभी बातें बाजू में छोड़कर, ओके, पूरा अपने आप को अपने इस तरह से बनाए हुए प्लान और इस शेड्यूल पे यहाँ पे इन्वॉल्व कर दो। एक बात आपको कहूँ क्या, ये दुनिया भर के यूट्यूब पे मोटिवेशंस, आपको ऐसा लगता है कि भाई मोटिवेशंस, जो मेरे को बिल्कुल नहीं जमता है, मैं तो पढ़ाने में ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। ओके, और मैं ये चाहता हूँ कि सब्जेक्ट ही आपका अपना मोटिवेशन बनता है। आपकी सब्जेक्ट की इंसाइट, आपकी अंदरूनी, ओके, वो कॉन्फिडेंस जो है वही आपका एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे मोटिवेशन, अब ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है, लाइक की, व्यूज़ की, ओके, और मेरे इतने व्यूज़ है, मेरे इतने सब्सक्राइबर है, और एक यहाँ पे इतना मुझे यहाँ ये मिला है। तो जो है एग्जाम से रिलेटेड, मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के फेवर में कि आईसीएआई ने डिसीजन लेने चाहिए, और बहुत लिए भी है, लेकिन आजकल तो ये हो गया है कि वो व्यूज़ और लाइक के लिए एक मार्केटिंग स्कैम बन गया है। चलिए, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बेटा ये आउटर मोटिवेशन आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। आप 2-3 घंटे बाद लाइन पे आ जाते हो। इंपॉर्टेंट होता है आपका इनर मोटिवेशन, और इनर मोटिवेशन ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आता है। ओके, आपको इनर मोटिवेशन जो आता है वो आप अपने टारगेट्स और प्लान के हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। अगर आप डेली बेसिस पे जो भी आपने टारगेट्स किए हैं वो आपके अचीव हो रहे हैं या थोड़े बहुत रह जा रहे हैं, पर 90% अचीव हो रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देते हो, और अपने आप को जितना कॉन्फिडेंस देते हो उतना आप मोटिवेट होते हो। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज बैठो, पूरा बैठो, सब छोड़ दो, आज एक पूरा कंप्लीट प्लान बनाओ, और उस प्लान के हिसाब से डेली बेसिस पे जो छोटे छोटे प्लान्स बनाए आपने वो एक अचीव करने की कोशिश करो। कभी आपने ये सोचा कि आपके पास 100 डेज है, इतने आवर्स है, इतने आवर्स में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कभी सोचा? नहीं सोचा, मुझे पता है। और ये अब आपको सोचना पड़ेगा, एक कंप्लीट प्लान आपको बनाना पड़ेगा, तो ही आप ये इंडिया की जो टफेस्ट एग्जाम है इसमें अच्छे तरह से आप अपनी सक्सेस ले पाओगे, अच्छे मार्क्स आप ले पाओगे। और बेटा आपको इग्नोर नहीं करना है। आप अब जिंदगी के 4 महीने हैं, इतनी मेहनत की है, पिछले 4-5 साल से आप मेहनत कर रहे हो, बस ये 4 महीना है, अपने आप को झकझोर दो, अपने आप को पूरा इसमें ओके इन्वॉल्व कर लो। यस, ओके, ये सक्सेस तुम्हारे कदम चुनेगी बेटा। बस इतना कहना चाहूँगा कि एक प्लान जरूर बनाओ और डेली बेसिस पे उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करो।
ठीक है, चलिए। तो अब अगर मैं आपको प्लान कैसे दे रहा हूं, आपको डेली बेसिस पे अगर पढ़ना है तो आप जरूर पढ़िएगा हर सब्जेक्ट, लेकिन एक प्लान आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई दो सब्जेक्ट लो, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में लो। जैसे इसके लिए जो आप प्लान बनाओगे, ओके, यहाँ पे मैं 14 डेज का प्लान कहूँगा कि दोनों सब्जेक्ट के लिए 14 डेज रखो। ये भी ऑडिट प्लस एफआर, ओके, आईडीटी प्लस कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट 14, और डीटी प्लस यहाँ पे कॉस्टिंग आपका एससीएमपी जो है 14 डेज। मैं आपको 14 डेज लिख रहा हूँ, यानी टोटल आपके जो है आपके पास 100 डेज है, इसमें से 14 डेज यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 7 + 7 डेज आपको पहली रीडिंग के लिए रखने हैं। मैं ये पहली रीडिंग कह रहा हूँ, इसमें आपकी टोटल 3 रिविजन्स होनी चाहिए, 3 रिविजन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अगर ये शेड्यूल फॉलो करोगे, मिनिमम 12 आवर्स इन अ डे, आप एडिशनल कर पाओगे तो इससे अच्छी क्या बात है, पर मिनिमम 12 आवर्स इन अ डे अगर आप करते हो तो ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और एक प्रॉपर प्लानिंग बना के कौन से सब्जेक्ट पे मैंने ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग बननी चाहिए अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर्ड होना चाहते हो। अगर आप 14 × 4 अगर मैं ले लूँ तो 56 डेज टोटल, मैंने 56 डेज जो है फर्स्ट रीडिंग के लिए रखे हैं, ओके। इसके हिसाब से आप आवर्स का प्लानिंग करो। जैसे आपने 14 डेज दी है प्लस 14 × 12, तो आपके पास जो है 168 आवर्स आएंगे, 168 आवर्स आएंगे, ओके, दो सब्जेक्ट के लिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने दो टेंशन सर, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, 168 आवर्स आपको टोटल मिलेंगे। अब यहाँ पे बेटा ये 168 आवर्स जो है आपके पास आएंगे, इसमें आप एक करना कि चैप्टर की लिस्ट बना लेना कि कौन से चैप्टर्स को हमें कितना टाइम चाहिए, और टाइमिंग मैनेजमेंट भी कर लेना। हाँ, आपने कोई चैप्टर को 5 आवर्स फिक्स किया और 7 आवर्स 8 आवर्स लग गए तो डरो मत, डरो मत, कोई चैप्टर ज़्यादा टाइम ले लेता है, कोई चैप्टर कम टाइम ले लेता है। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई चैप्टर आगे टाइम ज़्यादा ले रहा है या यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपकी माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो आप ये टेबल ऐसा ड्रॉ करना, उसमें हर चैप्टर लिखना, हर चैप्टर को मैं कितने आवर्स दूंगा ये भी आपने जरूर लिखना। आपको पहले दिन डर लगेगा, लेकिन प्लानिंग आपके सामने आएगी तो सॉल्यूशंस भी उसके आपके सामने आएंगे, और कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। जैसे मैं क्या बात कर रहा था मैं, कि आपका माइंड जो है, ओके, अगर आपने टारगेट्स दिए तो उसके हिसाब से ओके ग्रास्पिंग भी बढ़ाता है और काम भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओके, आपने देखा होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सॉरी, जब आप एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते हो, आपने जरूर ये फील किया होगा, और ये फील किया कि नहीं किया मुझे बताना, आंसर देके मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। क्या आपने देखा होगा यहाँ पे बेटा कि जो हम पहले 2.5 घंटे में नहीं लिखते हैं, उतना आखिरी के आधी घंटे में लिखते हैं। यानी आखिरी के आधी घंटा हमारी इतनी स्पीड बढ़ जाती है, यानी जो हम आखिरी के आधी घंटे में लिखते हैं ना बेटा, उतना अगर हम नॉर्मल इसमें लिखे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, पर हमारी स्पीड बढ़ जाती है लिखने की, पॉइंट्स याद आते हैं, फटाफट माइंड काम करता है, क्योंकि माइंड को अब टारगेट मिल चुका है कि मेरे पास आधी घंटा है और आधी घंटे में मुझे कंप्लीट करना है, तो वो भी फटाफट पॉइंट्स याद दिलाता है, ग्रास्पिंग बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, लिखने का तरीका यहाँ पे आपका बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है, बोलो ऐसा, और कि मुझे आंसर देके बताइए, होता है कि नहीं होता है आपके साथ? यस बेटा बोलिए। यस, ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि माइंड, हमारा माइंड ना बड़ा चालाक है, उसको एक बार टारगेट दे दिया ना तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालता है, उसके हिसाब से अपने आप को डालता है। इसलिए आप अगर चैप्टर वाइज उसको टारगेट दोगे, हाँ, इसमें जितना आपने डिसाइड किया उतना पढ़ना है, कोई चैप्टर्स को ज़्यादा लग गया, कोई चैप्टर को कम रहा, लेकिन यहाँ 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और सीए फाइनल में आपको इसी बात का ध्यान देना है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होता है तो बेटा आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और
दोनों ग्रुप आज भी अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर आपने क्लास कंप्लीट कर, सभी क्लासेस कंप्लीट कर लिए होंगे तो दोनों ग्रुप प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल आप ले सकते हो, आने वाले जो 100 डेज है इसमें दोनों ग्रुप की अच्छी पढ़ाई कर सकते हो अगर आपके सभी क्लासेस खत्म हो गए होंगे। अगर कोई एक आधा क्लास रह गया होगा तो भी कर सकते हो, पर बस अब जो क्लास रह गया ऐसा समझ लो वो सब्जेक्ट की स्टडी उस क्लास के साथ ही करना है आपको। अगर ये टारगेट से चलोगे तो डेफिनेटली आपको ये इजी होगा। तो जहां तक देखा जाए आपको 14 डेज रखने, ऐसे 100 डेज में से 56 डेज आपके चले गए। अब बचा क्या बेटा यहाँ पे रिवीजन 2। हाँ, आपकी अब दूसरी रिवीजन जो है, दूसरी रिवीजन यहाँ पे कैसे होनी चाहिए? तो दूसरी रिवीजन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके 6 डेज आपके सेकेंड रिवीजन के लिए आप 6 डेज लेके चलो। ये आपकी जो सेकेंड रिवीजन है ये मोस्टली आपके समरी चार्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, हर सब्जेक्ट के अब चार्ट्स मिल जाते हैं बेटा, हर फैकल्टी चार्ट्स दे रही है तो उस पर ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट रिवीजन रेगुलर मैथ चार्ट्स क्वेश्चनर्स इसके ऊपर होगी। सेकंड रिवीजन आपके जो है चार्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क किए, आरटीपी क्वेश्चंस, उसके ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आवर्स देखें और 12 आवर्स ले तो 6 × 12 यानी आपको 72 आवर्स मिलेंगे और ये आपकी सेकंड रिवीजन भी हो जानी चाहिए। 72 आवर्स मिलेंगे बेटा, और चैप्टर वाइज आप डिसाइड कर लो सेकंड रिवीजन, ये प्लान बनाओ, बहुत काम का है। और थर्ड रिवीजन आपकी जो है, अब यहाँ पे कितने बेटा, ओके, तो यहाँ अगर टोटल देखा जाए तो 24 डेज हमारे निकल गए, यानी 100 में से -56 -24 यानी यहाँ पे अब 20 डेज बचे हैं। 20 डेज में से मैं आपको जो थर्ड रिवीजन, हर सब्जेक्ट के जो बहुत फास्ट और क्विक रिवीजन होती है वो 3 डे, ये भी चैप्टर वाइज आप प्लान करो कि किस तरह से आपको कौन कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है। और थर्ड रिवीजन 3 डेज, ओके, 3 डेज की आपकी थर्ड रिवीजन होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप 3 डेज भी लो तो 3 × 12, तो ऐसा समझ लो यहाँ पे, सॉरी, ये 12 आवर्स, ये आपकी 12 आवर्स की रिवीजन, यस, नहीं, सॉरी, ये 12 डेज हो गए। और अगर यहाँ पे 12 डेज जो है ये अब प्लान करोगे तो कितने हो गए आपके, तो 56 + 24 + 12 यानी 92 डेज हो गए। इसके बाद भी मैंने, अगर आपकी एग्जाम 1 नवंबर या 2 नवंबर को स्टार्ट होती है तो उसके बाद भी मैंने 6 डेज आपको बफर टाइम रखा हुआ है। चलिए, अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी जिसमें 99% चांसेस है तो आपको तो एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाएगा, तो और आपकी अच्छे से रिवीजन उसमें हो जाएगी। तो आप इस तरह से आवर्स वाइज प्लान कर सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, इस टेबल को बेस लेके चैप्टर्स लिखना है, चैप्टर्स के कितना टाइम आपको लगेगा वो लिखना है बेटा। एक बार आप प्लान तो बनाओ, तो सो दैट माइंड को एक बार कंप्लीट क्लियर आइडिया मिल जाए तो आपका माइंड उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लान नहीं बनाते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, आपने लिख दिया कि ये चैप्टर आईटीसी को आपने लिखा 4 आवर्स देंगे, क्या 4 आवर्स में आईटीसी हो पाएगा, क्या 6 आवर्स में आईटीसी हो पाएगा, 8 आवर्स में आईटीसी हो पाएगा, फिर खुद ही क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, डेज आपके सामने, डेज तो बढ़ नहीं सकते, आवर्स आपके सामने, इसी आवर्स में आपको, इसी डेज में अगर आप यहाँ पे प्रॉपर प्लान बनाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे और अपने सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ोगे। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने ये जो है डिटेल प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है और आप ज़रूर बनाओ तो आपको हेल्प होगा। हाँ, ऐसा होगा कि कभी प्लान अचीव नहीं होगा, ठीक है ना, आपको 1-2 दिन ज़्यादा भी लगे या आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कोई चैप्टर्स का आवर ज़्यादा लग गए तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि यार नहीं, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या करोगे आप, 12 घंटे की स्टडी 14 घंटे 15 घंटे एक आधे दिन बढ़ा पाओगे, तो उसमें आप कवर करने की कोशिश करोगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप ब्लैंक नहीं रहोगे, कहीं अंधकार में नहीं रहोगे, सब चीज़ें आपके सामने है, फिर आपका माइंड डिसीजन लेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो ये प्लान भी आप जरूर बनाओ हर सब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, 3 रिवीजन वाला प्लान आपका बनना चाहिए।
मैं ये कहूँगा कि आप इसमें आप डिसाइड करो कि डेली बेसिस पे जाना है या डे बेसिस पे जाना है, डेली बेसिस हर सब्जेक्ट करना है या डे बेसिस हर सब्जेक्ट करना है, पर आवर्स आपके पास फिक्स है, वो है 1200 आवर्स, और उसमें आपको 3 रिवीजन कंप्लीट करना है। और जैसा मैंने मेरा सब्जेक्ट का प्लान बताया वैसे आपको अदर सब्जेक्ट का भी कंप्लीट करना है। आई आपके बात समझ में? सो बेटा ये हमने देखा यहाँ पे कंप्लीट टाइम टेबल, ओके, हमारा एक स्टडी प्लान। ये आप डिसाइड करो, इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट करने हैं नहीं करने हैं आप डिसाइड करो, लेकिन आपको दोनों ग्रुप देने हैं तो आप जो है 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप के, 2 सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप के आप ले सकते हो। ओके, तो मैं तो कहूँगा कि दोनों ग्रुप प्लान करते हो तो 2-2 सब्जेक्ट लो, फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, और इस तरह से आप प्लान करो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और कोई बेटा सवाल इसके ऊपर आपका? अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछे। हाँ, मई 22 के लिए तो बेटा सफिशिएंट टाइम है, बस मैं इतना कहूँगा कि आप डेज डबल कर दो। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्लान बना सकते हो। और कोई क्वेश्चन है आपको? आरटीपी आपकी जो है बेटा, बाकी तो मैंने अपने क्वेश्चनर में ले ली है, बस आपके अटेम्प्ट को आने वाली आरटीपी ही सॉल्व करें, बाकी आरटीपी हमारे क्वेश्चनर में कवर्ड है। तो आपके आने वाले अटेम्प्ट के आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर इस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर डेली हर सब्जेक्ट करना है तो मैं आपको कहूँ, डेली हर सब्जेक्ट अगर दोनों ग्रुप के लिए आप अपेयर हो रहे हैं तो मुश्किल है, आपको डेली 4 ही सब्जेक्ट पॉसिबल है। तो डेली 4 सब्जेक्ट पॉसिबल है तो समझ लो लॉ, एसएफएम और आईडीटी और कोई एक सब्जेक्ट आपने ले लिया, और डेली आप 3-3 घंटा पढ़ रहे हो, तो डेली अगर आप 3-3 घंटा पढ़ दो तो 28 डेज में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। 28 डेज में आपका पहला रीडिंग खत्म हो जाना चाहिए और आपके 4 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने चाहिए। एमटीपी सीरीज दिया तो ज़्यादा अच्छा बेटा, कॉन्फिडेंस आता ही है। सर लास्ट के हाफ आवर में हैंडराइटिंग भी डॉक्टर वाली आती है, आती तो है लेकिन माइंड बहुत काम करता है। चलिए, तो चलिए बेटा, ये हमने एक आपका प्लान देखा, आईडीटी आपको किस तरह से पढ़ना है और हर सब्जेक्ट का प्रॉपर प्लान कैसे बनाना है। अब मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो है मेरा सपोर्ट कैसे आएगा। जो भी चैप्टर्स हमारे क्वेश्चन या डिस्कशंस के बाकी हैं वो चैप्टर के वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूंगा। मैं 1 आवर डेली वो चैप्टर्स का वीडियो रिकॉर्ड करूँगा या यूट्यूब लाइव पे आऊँगा, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस तो ठीक है आएंगे तब आएंगे, अब आप अपना खुद पढ़ना चालू कर देना। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ मेरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है ऑडियो रिवीजन के लिए, तो बेटा ऑडियो रिवीजन मैं कोशिश करूँगा, मैं कमिट तो नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको मैं ऑडियो रिवीजन भी दे पाऊँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद में हाँ, मेरा नेक्स्ट मंथ में आरटीपी आने के बाद आरटीपी डिस्कशन अपलोड होगा, तो वो भी अगर आपको करना है तो आप वो कर सकते हो, उसका भी प्लान अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। टेस्ट पेपर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर दे सकते हो, और वी स्मार्ट एकेडमी में जो एग्ज़ाम प्रेप टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली आप उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही। अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स भी नेक्स्ट मंथ में आएंगे, तो इस तरह से मेरा सपोर्ट तो आपको आते रहेगा। प्लस पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन सी बातों पे आपने ध्यान देना चाहिए, तो सितंबर मंथ में मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। हाँ,
मैं आपको एक यूट्यूब लिंक जरूर दूंगा यहाँ पे। हाँ, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करना बाकी है, तो वो मैं एक दो दिन में अमेंड करके आपको जो है जीएसटी लास्ट टॉपिक की यूट्यूब लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें वीडियोस जो है आप साथ साथ में देख सकते हो। ठीक है, तभी मैं आपको एक एक वीडियो के तो अपलोड करते जाऊंगा और आप जो देख सकते हो। दो चैप्टर्स में कुछ अमेंडमेंट है तो मुझे अपडेट करके आपको देना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट वीडियोस में तो हो जाएगा ना बेटा, ई वे बिल वगैरह तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपका आज का डिस्कशन जो है आपको डेफिनेटली एक इंसाइट देगा कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़े और पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। सो बेटा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, अच्छी पढ़ाई करें। 4 महीना आपके पास है, मैं इससे ज़्यादा कहूँगा 100 डेज आपके पास है, पूरी जान लगा देना और पिछले 4 साल की मेहनत को एक कलर देना, एक एज देना। और बस ये एक बार आप सीए फाइनल बन गए तो आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गए। और एक जो प्राइड होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक अलग ही होता है। और मैं देखना चाहता हूँ बेटा आपको एज अ सीए, जितने भी स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि ये सीए 2 वर्ड, ये 2 प्रीफिक्स आपको लगे, आपकी मेहनत सफलता की तरफ बढ़े। और ज़रूर आप अगर प्रॉपर प्लान करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा बेटा यहाँ पे कि कुछ बातें जो सीए स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, अब मैं कहूँगा तो भी आप सीरियस नहीं लोगे, पर कुछ बातें सीए स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका स्लीपिंग साइकिल और डाइट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी ये 4 महीने में जो हैबिट्स होनी चाहिए उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ओके, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आपका डाइट, वाटर इंटेक्ट, जो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था जब मैं सीए कर रहा था, और उसकी बहुत मुझे हेल्प मिली क्योंकि मेरे मम्मी पापा डॉक्टर थे और पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उनका तो बहुत ज़्यादा होता था कि कैसे मैंने अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि माइंड बेटा जब 10 से 12 से 14 घंटे पढ़ेगा तो उसको सपोर्ट देने के लिए आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आपका डाइट में जितना हो सके फ्रूट्स, हल्का डाइट, जंक फूड नहीं, जितना ज़्यादा आप ये फॉलो कर सको उतना आपके लिए अच्छा है। और आप घर पे हो तो इस पे थोड़ा वर्क करना। क्यों? क्योंकि ये आपको कंटिन्यूस एनर्जी देगा, थकावट नहीं लाएगा, आप जल्दी टायर्ड नहीं होगे, और जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी आप अपना टारगेट विथ कॉन्फिडेंस अचीव कर पाओगे। तो दूसरा है स्लीपिंग साइकिल। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपकी पूरे दिन में मिनिमम 7 आवर्स और मैक्सिमम भी 7 आवर्स, क्योंकि माइंड जब काम करता है तो यस उसको थोड़ी नींद चाहिए क्योंकि वो थक जाएगा। तो आप चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 7 घंटे आपको स्लीपिंग के लिए रखना है, उसमें सेक्रीफाई नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा अटैक हमारे स्लीपिंग साइकिल पे होता है। अगर आज टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आज मैं 4 ही घंटे सोऊंगा, 5 घंटे सोऊंगा। ख्याल रखना, मैं जो कह रहा हूँ ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपका पूरा दिन खराब कर देगा, पूरा दिन खराब कर देगा अगर आप 3-4 घंटे सोए। और वो एक दिन भी आपका वेस्ट हो जाना मतलब आपके 12 घंटे शेड्यूल से निकल जाना है। आप देख चुके हो कि आपके पास बहुत कम से कम टाइम है, तो आपकी स्लीपिंग साइकिल को भी आप जो है संभाल के रखें। 7 घंटे आपको सोना है, फिर उसमें 6 घंटे आप रात को सो सकते हो, 1 घंटा दोपहर को सो सकते हो, आपको जिस तरह से आदत होगी। पर हाँ, मैं एक दोपहर की नैप लेना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि सुबह से अगर माइंड काम कर रहा है, रीडिंग 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 कर रहा है, तो 1 घंटे की स्लीप जो है आपको दूसरा स्लॉट अच्छे से पढ़ने के लिए एक अच्छा एनर्जी दे देगी। पर वो आप डिसाइड करें, आपको आदत दोपहर को सोने की होगी नहीं होगी तो वो आप देख लेना, पर आप अच्छे से एक अपनी स्लीपिंग साइकिल मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो ये डाइट और आपकी स्लीपिंग साइकिल पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी एक बात कह दूँ,
जो आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी पर फायदा बहुत है, वाटर इंटेक्ट। जितना ज़्यादा आपका वाटर इंटेक्ट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी आप मेंटेन कर पाओगे। और आने वाले डिसीज, क्योंकि जब आपको टेंशन होता है, ओके, जब आपका खाना पीना सही नहीं होता है और सही टाइम पे नहीं होता है, तो बेटा मैं आपको कह देता हूँ कि बहुत परेशानी होती है, आने वाले डिसीज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वीकनेस बढ़ जाती है। ओके, तो वीकनेस बढ़ जाती है, और वो वीकनेस से ख्याल रखना, आपके 12 घंटे में 1 घंटा भी सेक्रीफाई हुआ तो आप सब सक्सेस की तरफ बढ़े नहीं, पीछे आ गए। उसमें सेक्रीफाई नहीं होना चाहिए। तो बेटा बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सपोर्टिंग फैक्टर है और मेन फैक्टर है आपका डाइट प्लान, आपका वाटर इंटेक्ट, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्लीपिंग साइकिल। ये हैबिट्स इतने अच्छे से लगा लेना कि आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी इसके वजह से डिस्टरबेंस ना आए और आपकी एनर्जी मेंटेन रहे। अगर आप अपनी एनर्जी मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली यस बेटा, आप अपनी सक्सेस जरूर पालोगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा ऑडियो रिवीजन में, जीएसटी चार्ट रिवीजन में, क्वेश्चन डिस्कशन में, और पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए उस पर भी एक वीडियो आएगा। आई होप आज का सेशन आपको एक नया इंसाइट देगा और डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। आपने जीएसटी एंजॉय किया होगा, कस्टम एंजॉय किया होगा, थैंक यू फॉर दैट। और एक बात कह दूं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे डिस्कशन जो है मैं 1 या 2 तारीख प्लान कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। आप पुराने लेक्चर्स भी ये देख सकते हो, थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वो देखते हो, या आप मेरे साथ नए लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ रुकते हैं। आईडीटी का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, वरना वही ले लेते। क्यों भाई अथर्व, क्या हुआ? हाँ, आपका ये कहना है कि जो आपका पेपर है 6, उसमें आईडीटी के साथ साथ कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। चलो बढ़िया। ओके दोस्तों, अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होके। जिंदगी में चांस मिला तो फेस टू फेस जरूर मिलेंगे। बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, फेस टू फेस मिलने की बड़ी इच्छा है। और अगर आप सीए बने और रैंक में आए, तो रैंक में आए तो ज़रूर आप मेरे से मिलना, और सीए बने तो कोशिश करना कि पुनः आइए, तो हम जरूर मिलेंगे बेटा। चलो, थैंक यू, बाय टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मिस करूँगा, कनेक्टेड भी रहूँगा, आप भी टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिएगा। रक्षित सीए तो बन जा बेटा, फिर हम सोचेंगे क्या करना। ठीक है, पहले सीए, सबसे पहला सीए कंप्लीट करो आप। थैंक्स अमन, थैंक आयुषी, बाय बेटा। ग्रेट। चलो।